हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का गोधूली हिंदी का इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको मिलेगा 10 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव, और ये इतना काफी इंपोर्टेंट है यार कि आपको अगर ये सवाल याद नहीं है तो अभी कभी इसको कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना हर हाल में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खास है ये सवाल। आपको याद होना चाहिए कि मैं सवाल तो आपको लाते रहता हूँ, लेकिन आपको इससे ज्यादा मेहनत करनी, मेरे से ज्यादा मेहनत करने में, तो आपके लिए वीडियो डालते रहता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में आपको 10 इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव मिलने वाला गोधूली हिंदी का। आई थिंक अगर आपने इस गोधूली हिंदी का चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब बात अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फिर भी आप चैप्टर नहीं पढ़े तो मैं आपसे एक सलाह दूंगा आपको कि कम से कम सवाल को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद क्या होगा ना, आपके मैंने बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, कहानी क्या है, कहानी की मकसद क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर जो क्वेश्चन याद नहीं रहेगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहला सवाल यहाँ पे, जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो ये तो पहला चैप्टर का आई थिंक सवाल है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्षों में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यही पक्ष देते हैं कि आधुनिक सभ्य विभाग समाज, यानी कि अभी के टाइम में जो सभ्य समाज है, सब अब तो सभ्य समाज तो समझते हैं, मतलब पहले सभ्य समाज नहीं था, लेकिन आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। अभी के जो वर्तमान में जो समाज चल रहा, वो ये देखता है कि लोग कार्य कुशलता, काम करने में कौन सा काम करने में उसने महारत हासिल कर लिया है, उसी के आधार पर उसको काम देता है, उसी के आधार पर उसको विभाजन करता है, बंटवारा करता है मेहनत के हिसाब से। जैसे कोई आदमी आईआईटी कर रहा तो आईआईटी कर रहा सकता है ना। कोई आदमी इंजीनियरिंग कर रहा तो इंजीनियरिंग कर रहा, कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनता है। तो कार्य कुशलता के अनुसार जो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की कुशलता है, उसके अनुसार श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले जमाने में क्या होता था जी, कि अगर कोई पंडित का बेटा है तो पंडित का बेटा पंडित वाला काम करके एक दूसरा काम नहीं कर सकता है। कोई चमार का बेटा है तो चमार वाला ही काम करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चमार का बेटा भी आईएएस बन सकता है, वो कार्य कुशलता के आधार। कोई आईएएस बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है कार्य कुशलता के आधार पर। तो अभी आधुनिक का जो सभ्य समाज है, वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कि कार्य कुशलता जिसके पास जैसे क्षमता रहेगा वो उस काम को कर सकता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है। जाति प्रथा श्रम विभाजन मतलब श्रम का बंटवारा, काम का बंटवारा ही समझो जाति प्रथा। अभी जो भारत में जो लोग जात पात जो शुरू हो गए हैं, बहुत पहले चलते आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली काम के आधार पे। अब देखिए ना, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य देखिए, वो ब्राह्मण का उसका काम ही अलग है। कोई मेहतर है तो मेहतर का अलग ही काम है ना। कोई कुम्हार है तो कुम्हार का काम कुम्हार वाला है। तो जाति प्रथा भी जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है। अगर काम में बंटवारा लोग हो गया और उसी का आधार पर उसका जात बन गया, है कि नहीं। इसलिए इसी में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वही जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है। जैसा जो आदमी काम करता है उसके आधार पर उसका जात रख दिया। तो हम क्यों ना हम इंजीनियर वाला काम करें तो मेरा इंजीनियर वाला जात बन जाएगा, है कि नहीं। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। लेखक की दृष्टि में लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव भी आता है, क्योंकि वहां के लोग भूभाग और परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध, और क्या बोलते हैं, शुद्ध रूप में मिलते हैं। लेखक कहते हैं यहाँ पे कि जो अगर गांव में लोग देखें तो वहां के लोग जो है भूभाग हो गए, या तो बोल सकते हैं आपकी परिवेश, वहाँ के जो लोग रहते हैं तो जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। परिवेश मतलब उसका जो परिवेश है, जो समाज है, जो माहौल है, सब कुछ दिखता है प्राकृतिक तरीके से, कुछ नेचुरल टाइप का लगता है ना। और शुद्ध रूप से मिलते हैं, मतलब प्योर दिखता है, कोई मिलावट नहीं दिखता है। गांव में ही भारत की आत्मा भी निवास करती है। अगर भारत की अगर आत्मा अगर पूछा जाए कहाँ निवास करती है, तो एक्चुअली गाँव में ही निवास करती है, ठीक है ना। इसलिए ये बोलता है भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टतम पारस्परिक संबंध आदि में देखने को मिलती है। ग्रामीण सादगी में देखिए तो गांव में देखने मिलेगा, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टता, पारस्परिक संबंध, एक दूसरे से रिलेशन, तो ये सब गांव में दिखता है। शहर में कहाँ दिखता है,
शहर में तो अपने अपने में लोग पड़े हुए हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। देखिए, बहादुर सीधा साधा लड़का था, उससे सबको आराम मिलता था, क्योंकि नौकर था वहां पे ना, काम करता था आकर के, सबको आराम मिलता था और सबके मन को संतुष्टि होती थी। सब लोग तो खूब मस्ती करते थे, कोई काम धाम नहीं करना पड़ता था उतना। लेकिन कई बार घर के ही लोग उसे नाहक मार मतलब बिना वजह का मारते थे और गाली भी देते थे। तथा एक बार तो चोरी का भी इल्जाम लगा दिया था, उससे आया था मेहमान, है ना, 11 रुपये चोरी का इल्जाम भी लगा दिया था। तो चोरी का इल्जाम लगाकर अपमानित भी किया। अब उसके जब वो चले गए, यार कोई भी नौकर हो तो नौकर मतलब थोड़ी ना वो जानवर है, वो आदमी ही तो है ना। तो वो काम कर रहे, तो उसकी भी एक इज्जत है, उसकी भी एक रेपुटेशन है। तो वो घर में काम करते लोग, तो घर वाले उसको मारते भी, गाली देते, और एक बार चोरी का भी इल्जाम लगा दिया, अपमानित कर दिया। तो वो कब तक रहते, नहीं रहा, वो चले गए छोड़ के। तो उसके चले जाने पर सबको अपनी भूल का एहसास हुआ कि यार हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको उसको गाली नहीं देना चाहिए था। क्योंकि सब लोग तो खूब एकदम बड़े बड़े आराम से रहते थे, कोई काम तो करना नहीं पड़ता था, सारा काम कौन करता था, बहादुर करता था। तो चले जाने पे क्या होता था, उसको एहसास हुआ था कि यार पछतावा हुआ। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो, कौन थे। आप समझते हैं बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे और गुरुवैन उनकी माता थी। ठीक है, गुरुवैन उनकी माता है, गुरु उनके पिता थे। वे सरल स्वभाव के थे, एकदम अच्छे स्वभाव के थे, है ना, अच्छे मिजाज के थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था, कला, आर्ट्स से। वे नृत्य साधनों में खूब निष्ठा रखते थे, मतलब खूब उसका निष्ठा मतलब समझ रहे हैं, खूब उसकी उम्मीदें थी, बहुत अच्छा, मतलब परफेक्ट था वो नृत्य मतलब डांस वगैरह में। उन्होंने अपने पुत्र बिरजू महाराज से भी गुरु दक्षिणा ली थी। इस प्रकार शागिर्दों में कोई भेदभाव नहीं रख करते थे तथा नियम कायदे का पूरा पूरा पालन करते थे। तो ये बिरजू महाराज के गुरु कौन थे उसके बारे में बताना। हालांकि आप एक लाइन लीजिए, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे, तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा ना। 2 नंबर का सवाल कम से कम तो 30 से 40 वर्ड तो आपको लिखना पड़ेगा। लेखक अभिनव क्या लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धियां क्या रही। तो देखिए, लेखक अभिनव की यात्रा में अपने साथ टाइपराइटर मशीन, 3-4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टेप से भी ले गए थे। वहां लेखक 19 दिन रहे थे। दूसरा सवाल का आंसर हो गया। इस अवधि में यानी कि इस समय लेखक ने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं की थी, है ना। 35 कविताएं और 27 जो है गद्य की रचनाएं की थी। ओके, चलिए। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे। देखिए, गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोधक सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक मतलब हिंसा नहीं हो जाए, पढ़ाई ऐसे पढ़े लोग, अगर पढ़ लिख कर कोई हिंसा कर रहा, पढ़ लिख कर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा, तो उसको पढ़ना मतलब उसका शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो गांधी जी बोलते हैं कि जो अगर शिक्षा ग्रहण करते हो तो उसका मतलब अहिंसक प्रतिरोध, है ना, मारपीट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, सबसे अच्छा शिक्षक मतलब शिक्षा मानता है। वे बच्चों को अक्षर ज्ञान मिलने से पहले सत्य, प्रेम और आत्मा की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों को पहले अक्षर ज्ञान मिले, मतलब बच्चों पहले का खा गा घा पढ़े, उससे पहले उसको सच बोलना सिखाया जाए, है ना, कि ये सच है बेटा, ये झूठ है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रेम प्रेम करना सिखाया जाए, अपने माँ से कैसे प्यार करते हैं, बड़ों को कैसे इज्जत करते हैं, है ना, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। आत्मा की शक्तियों का, है ना, ज्ञान होना आवश्यक मानते, तब जाकर उसको सिखाइए आ का आ बा सा जो भी है, का खा गा। प्रेम से घृणा को, देखिए, प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को जितना शिक्षा का अंग होना चाहिए, है कि नहीं। प्रेम से घृणा को, अगर प्रेम घृणा को जीतना तो प्रेम से, सत्य से असत्य को, है ना, असत्य को जितना तो सत्य से, कष्ट सहन से हिंसा को जितना शिक्षा का अंग मानते। तो ये अगर आप में हर में जो बच्चा पढ़ता है, जो शिक्षा ग्रहण करता, अगर वो रियलिटी में अगर रियल शिक्षा ग्रहण करे तो उसमें ये सब खूबियां रहेगी, नहीं तो फिर बस दिखावा है, अपने काम चलाओ वाला शिक्षा है। हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, हिरोशिमा कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं, मतलब गुजरा हुआ टाइम है ना हिरोशिमा, तो हिरोशिमा से हमको एक सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है, ये सिर्फ भीषण जो है मानवीय दुर्घटना जो हुई थी, ये एक कहानी ही नहीं है, बीती हुई कहानी बल्कि नहीं, बल्कि आणविक हथियारों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति के उपजते संकट की आशंकाओं की भी जुड़ी हुई है। लोग ये सोच रहे भाई कि हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा था, कितना खतरनाक आया था, कितना खतरनाक वहाँ के शहर बर्बाद तूफान हो गए थे, है ना। आज भी सुनते हैं कि वहाँ के जो उस एरिया के जो लोग पैदा होते हैं बच्चे, वो आज भी विकलांग वगैरह पैदा होते हैं। तो आज हर देश ने हीरो परमाणु बम बना रखा, अमेरिका जैसा हर देश के पास। अगर
अगर लड़ाई झगड़ा होता है, थर्ड वर्ल्ड वार होता है, तो हर देश यूज करेगा, फिर पूरी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। तो ये बोलता है कि बल्कि आणविक हथियारों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति को उपस्थित संकट की आशंकाओं से जुड़ी हुई है। देखते हैं ना, आए दिन ये उसको हमला करता है, ये देश उसको हमला करता है, तो ये जुड़ी हुई है। इस हथियारों इस हिरोशिमा कविता से यह सीख मिलती है कि हमें परमाणु हथियारों की होड़ से बचना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि फिर ऐसा ना हो कि कोई बम गिरा दे हिरोशिमा की जैसा कहीं पे, मुंबई में, दिल्ली में, है ना, तो फिर हमारा देश बर्बाद हो जाए, कहीं का भी देश हो। मैं एग्जाम्पल अपने भारत की तरह हूँ। आगे मंगम्मा का चरित्र वर्णन कीजिए। देखिए, मंगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है, बहुत मेन कैरेक्टर है। कहानी की कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, पूरी कहानी की सारी बातें मंगम्मा से टच करती रहती है, मतलब मेन कैरेक्टर है। पति से दूर रहने वाली मंगम्मा शायद कभी ऐसा नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ सकता। भाई साहब, मतलब गजब का कहानी है। मंगम्मा पति से दूर रहती है और उसका बेटा, कभी सोचा नहीं था कि उसका बेटा जो उसके साथ है वो पत्नी के साथ दबाव आ जाएगा और उसको छोड़ सकता है। आजकल भी ऐसा होता है जी, है ना, शादी हो जाता है, बेटा जो है माँ को छोड़ देता है, कि बहुत दुखी वाली बात है। हर बेटा को अपनी माँ की कदर करनी चाहिए, है ना, क्योंकि माँ ही तो है ना, सब कुछ तो माँ ही है यार, बाप तो ही है, लेकिन माँ जो है ना, वो माँ के जैसा प्यार कोई नहीं दे पाएगा। तो बोलता है कि बेटा जो है पत्नी, देखो पत्नी के दबाव, अपना बीबी के दबाव में आकर जो है छोड़ सकता है। पत्नी के श्रृंगारिक पति है, पत्नी क्या है, पत्नी का श्रृंगारिक क्या है, श्रृंगार पति है, बिल्कुल। पत्नी का कोई बीवी है, उसका अगर श्रृंगार कौन है, पति है। मंगम्मा और उसकी बहू इस तथ्य को भली भांति समझती है, अच्छी तरीके से समझती है, मंगम्मा भी समझते हैं और बहू भी समझते हैं। रंगम्पा द्वारा बार बार उसके पीछे पीछे करने पर भी वह अपने कर्मपथ से विचलित नहीं होती। पति का अभाव उसे सदा खटकता है। मंगम्मा संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व मतलब हर जितने भी भारतीय नारी है, भारतीय महिला, सबका नेतृत्व करती है। वह बेटे, बहू और पोते पर अपनापन हमेशा बनाए रखना चाहती है। ठीक है ना। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी ये कहानी है और इन्फॉर्मेशन अच्छी है। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा। आपने एक कहानी है नगर, तो बोलता नगर क्यों रखा, शीर्षक का नाम नगर क्यों रखा भाई। तो कुछ और भी यहाँ पे रखा जा सकता था। देखिए बोलता क्या, देखिए बोलता क्या कि अरे यार बोलता क्या, लेखक ने कहानी का नगर शीर्षक नगर बहुत सोच समझ कर रखा है। इस कहानी का प्रतिपाद नगर जीवन से, इस कहानी का मतलब पूरा आज से पूरा मतलब है ना, पूरा निचोड़ जो है नगर जीवन से है। नगरों में बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, वहां जाने पर वहां के लोगों की कर्तव्य विमुखता और संवेदनहीनता का पूरा पता चलता है। जब नगर जाएंगे ना, तो कैसे लोग वहां पे एक दूसरे का काम हेल्प नहीं करते हैं, कैसे वहां पे संवेदनहीनता होता है, किसी के दिलों में प्यार मोहब्बत नहीं होता। नगर में देखते हैं ना, हर कोई अपने अपने में रहता है। बोलते आज भी नगरीय व्यवस्था में लोग सिर्फ नाम के लिए है, नगर सिर्फ नाम के लिए, दिखावे के लिए काम करते हैं, उनमें सेवा भाव नाम मात्र भी नहीं है। लोग देखते हैं नगर में, देखिए ना, एक घर के बगल में दूसरा घर है, तो इसमें इस घर में क्या हो रहा किसी को कोई पता नहीं है, किसको नहीं पता दूसरा घर में क्या हो रहा। लेकिन वही गांव में देखिए भाई, गांव में अगर मेरा घर यहाँ पे, किसी घर यहाँ पे, तो कुछ हुआ तो तुरंत दौड़ के आधी रात को भी दौड़ के चल जाएगा कि चलो रे फलाना को क्या हुआ, बचाते हैं उसको, कुछ हुआ तो चलो भेजो अस्पताल जल्दी से। लेकिन अगर नगर में इस घर के बगल में इस घर वाला आदमी मर भी गया या मरने को है, तो उसको कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता है। इस प्रकार यह शीर्षक नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताओं का संकेतक है, अतः कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। आखिरी सवाल है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। ठीक है ना। सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी माँ विधवा है, आपको पता है 3 बेटों की एक बूढ़ी माँ कौन है, विधवा कौन है, सीता है। आप बोलता क्या, उनके तीनों बेटे माँ के खाने को लेकर आपस में झगड़ते रहते। भाई साहब, ये भी वहां पे यही हाल हो रहा, तीनों बेटा बोलते ना कि एक माँ बर्तन मांज करके, एक माँ किसी दूसरे के घर, मानो एक माँ होती है जो अपने बेटों को 5-6 बेटा अगर है, तो एक माँ दूसरे के घर में काम कर कर के बेटे को पाल सकती है, पाल लेती है। लेकिन 5-6 बेटा वही जब बड़ा हो जाता है, तो एगो माँ को नहीं पाल पाती है ना। वही बोलता है, उसकी आपस में झगड़ते रहते हैं माँ के खाने को लेकर कि तुम खिलाओगे हम खिलाएंगे। उसकी बहुएं भी आपस में झगड़ती रहती है, इसलिए उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। तो भाई ये कहानी तो बड़ा है, मतलब एकदम दर्दनाक कहानी है ना, दर्दनाक कहानी दिख रहा। चलिए, तो आपको, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 में 10 याद होगा। आपके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आप इसका होमवर्क आंसर बताएंगे। ये सवाल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, एकदम एकदम नॉर्मल सा सवाल दे रहा हूँ, ज़्यादा कोई भारी सा सवाल नहीं। आई थिंक आप पढ़ रहे होंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। सवाल आपके लिए है, खोखा किन मामलों में अपवाद है। ठीक है ना, सुन रहे मेरी बात को, खोखा किन मामलों में
अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है। हर बहनें, उसकी जो बहन थी, बहन को जो मिलता था प्यार मोहब्बत खोखा को, जो प्यार मोहब्बत खोखा को मिलता था बहन को नहीं मिलता था। तो इस कहानी का आंसर आप क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है ना। डैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड। कैसी लगी वीडियो? इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आप लोग लाइक करना, वीडियो को कमेंट जरूर करना आंसर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को शेयर तो हर हाल में करना। ओके, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जी, बाय।